2017 का इम्तहान हमारे लिए चैलेंज था। माफिया जो है वो ये चाहता है कि ये इम्तहान किसी तरह से ना हो सके। एम साहब बड़े बाखबर थे। कोशिश की गई कि ये मशीनें ख़राब कर दी जाएँ ताकि पेपर ही प्रिंट ना हो सके। धमकियाँ मिलने के बाद मैंने फिर अपनी रेजिडेंस शिफ्ट की। वो प्रेशराइज़ करते हैं, भी धमकियाँ देते हैं कि जी हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। CTD को ये इंक्वायरी दी थी, जिसमें इंक्वायरी दी गई। मीडिया के लोग, कुछ लोग इन्वॉल्व, मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज एक मुनफरद एपिसोड है एजुकेशन न्यूज़ का, और वो इसलिए कि इससे आपको भी बहुत सारा सीखने को मिलेगा और ख़ुद मुझे भी। आपको सीखने के लिए इसलिए मिलेगा, वैसे हर व्लॉग में आप कुछ ना कुछ नया ही हम आपको देते हैं। हम तबसरे से हमेशा गुरेज़ करते हैं और टोटली हमारा जो व्लॉग होता है वो ख़बर के गिर्द घूमता है ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो। आज का व्लॉग ख़बर तो नहीं होगा, लेकिन इसमें सीखने के लिए आपको बहुत कुछ होगा। वो इसलिए कि आज जिस टॉपिक को हम लेकर के आए हैं ये हमारा पसंदीदा टॉपिक है। वो है अहले इल्म के साथ साथ तजर्बाकार लोग, जिन्होंने किसी ओहदे पे रह के, किसी सीट पे रह के, किसी मनसब पे रह के, या किसी न किसी अपनी हैसियत में जहाँ वो रहे उसमें उन्होंने दयानतदारी के साथ, अमानत के साथ मुकम्मल अपनी जॉब से जो है वो वफ़ादारी की है, और हॉनेस्टली उन्होंने जो भी काम उनको ड्यूटीज़ सौंपी गई उन्होंने वो फ़राइज़ बखूबी अंजाम दिए हैं। बड़े मुश्किल दौर भी रहा उन पे, और बड़े नुमायाँ भी होते रहे। वो उनको ज़रा इब्लाग में किया जाता रहा, लेकिन बीइंग एजुकेशन रिपोर्टर मैंने उनको बहुत करीब से देखा, मुख्तलिफ़ इदारों में देखा। उनकी शख्सियत पे एज सच उस तरह से कोई बड़ा स्कैंडल नहीं है, कोई उस तरह से दाग नहीं है, लगाने की ज़रूर कोशिश की जाती रही। और मेरी मुराद प्रोफेसर इनाम अहमद साहब हैं, जो चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड, रिटायर्ड हुए 3 साल पहले। वो रीजनल डायरेक्टर भी रहे कराची कॉलेजेस के, फिर वो प्रिंसिपल भी रहे कराची के कॉलेज के। तो ये सारी ज़िंदगी, ये सारे जितने भी उनका तजर्बा था, ये कैसा रहा, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अज़मत साहब, आपने मुझे आज मौका दिया कि मैं आपके साथ कुछ यहाँ पुरानी अपनी बातें शेयर कर सकें। सर, आपका शुक्रिया। और मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि 3 साल तकरीबन आप रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं। इस दौरान हमारी गाय कभी कभी फ़ोन पे बात भी होती रही। आपको कैसा लगता है कि अब रिटायरमेंट के दिनों में जब लोग आपसे फ़ोन पे बात करते हैं, अब ज़ाहिर है आप किस तरह से फ़ील करते हैं? देखें, जब तक मैं चेयरमैन था ना जी, तो मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा बिज़ी होता था कि मुझे बात करने का भी मौका नहीं मिलता था। जी। मगर अब गुज़िश्ता 3 सालों से कोई इक्का दुक्का कॉल्स ही आती हैं, सिर्फ दोस्तों की आती हैं। बाकी अब मैं इस वक्त बाकी टाइम जो है अपने घर पर, अपने बच्चों के साथ फैमिली को दे रहा हूँ, और इसके अलावा भी मेरी अपनी कुछ मसरूफियात हैं वो मैं करता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। तो अब इसके साथ ये बताइएगा कि जब आप अभी देखते होंगे लोग जो सरकारी मनसब पे बैठे होते हैं, स्कैंडलाइज होते हैं, चीज़ें आ रही होती हैं, तो बीइंग एक तजर्बाकार के आपको अंदाज़ा हो जाता है दूर बैठे हुए कि ये जो ख़बर है, ये जो स्कैंडल एक सामने लाया गया है, इसमें सदाकत है या नहीं है। तो फिर आप अपने आप को देखते हैं कि आपने ऐसी सीटों पे बैठ कर के जो परफॉर्म किया है और अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किया है, तो उसमें कैसा फ़ील होता है आपको? देखिए, जब भी आप किसी ऐसी पोस्ट पर आते हैं जहाँ पर लोगों के मफादात वाबस्ता होते हैं, जी। तो फिर आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और फिर झूठी सच्ची ख़बरें और स्कैंडल्स और ऐसी चीज़ें मतलब फैलाई जाती हैं कि किसी तरह से आपको बदनाम किया जा सके, किसी तरह से आपको अपने जो आपने पॉलिसी अपनाई है उससे आपको हटाया जा सके। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात कही। मैं चाहूँगा कि इस पे हम ज़रा तफसील से बात करें। जी। आप चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड रहे। जी। और गुज़िश्ता तकरीबन अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन कुछ 10 सालों में या 8 साल होने को होंगे इस सिलसिले को, कि इंटरमीडिएट बोर्ड में वो जिसको काम करना कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, वो बंद है। काम से मेरी मुराद ये है कि फ़ेल से पास होना, पास को मज़ीद ज़्यादा नंबर मिलना, इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें थी वो इंटरमीडिएट बोर्ड में
बंद हो गई अक्सर, और इसका क्रेडिट आपको भी जाता है। तो मतलब आप जब चेयरमैन रहे 4 साल के अरसे में, तो कैसा दौर गुजारा आपने? देखिए अजमत भाई, जब मैं 2016 में मुझे चेयरमैन बनाया गया इंटर बोर्ड में, तो मुझे ख़ुद को भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ इतने ज़्यादा मसाइल होंगे। 2016 में आपको शायद, आप चूँकि एजुकेशन लीड कवर करते रहे हैं, आपको मालूम है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। बोर्ड के जो एम्प्लॉइज़ थे, मुलाजमीन थे, उनके ख़िलाफ़ FIR हो रही थी, एंटी करप्शन ने छापे मारे हुए थे और बेइंतहा मसाइल चल रहे थे। आए दिन अखबारात में ख़बरें चलती रहती थी कि इंटर बोर्ड में ये हो गया, इंटर बोर्ड में वो हो गया, पेपर लीक हो गया, ये बहुत सारे मसाइल थे। जब मैंने यहाँ पर आके ज्वाइन किया तो चंद महीनों के अंदर ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ के मसाइल इतने आसान नहीं हैं, और इसके लिए मुझे 2 ही रास्ते हैं, या तो आदमी कंप्रोमाइज़ कर ले, सिस्टम के साथ सेट हो जाए, या सिस्टम के मुखालिफ चले और माफिया से लड़े। तो मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, माफिया से लड़ना है, इनको ऐसे नहीं करने दूंगा मैं जिस तरह से यहाँ पर हो रहा है, चाह रहे हैं ये। तो वहाँ पे सिस्टम ये था कि बोर्ड ऑफिस, एक तो हमारी उसकी लोकेशन बड़ी गलत जगह, बहुत दूर है वैसे भी, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी अच्छी नहीं होती। जो लोग भी बोर्ड ऑफिस आते थे तो वहाँ उनको बोर्ड में दाखिल होने से पहले घेर लिया जाता था, और इसके बाद बोर्ड वो सारा सिस्टम अमल करता था। इसके अलावा जब 2016 में इम्तहानात हो चुके थे, हमने रिज़ल्ट वगैरह अनाउंस किए 2016 के, तो 2017 शुरू हुआ। 2017 में कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई और कुछ लोगों को वहाँ से हटाया गया। तो इसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की गई। 2017 का इम्तहान हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और उस इम्तहान को कराने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, और वो इम्तहान हमने इस तरह से कराया कि बहुत अच्छा इम्तहान हुआ वो, और नकल को हमने बड़ी हद तक रोक दिया था। फिर इसके बाद इम्तहान होने के बाद एक और सिलसिला शुरू होता था। इम्तिहान के दौरान ही की एक बात मुझे याद आ रही है, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी। ये वो वाहिद शायद इम्तिहान है जिसमें CM ने भी विज़िट किए थे। जी बिल्कुल। इसकी क्या लॉजिक थी? मतलब हमने उसके बाद, उससे पहले भी शायद ही कोई ऐसी मिसालें देखी। देखिए, उस ज़माने में जो है ना, हमारे माशाल्लाह से CM साहब बड़े बाखबर थे, और उनके पास ये इतलात पहुँची थी कि माफिया जो है वो ये चाहता है कि ये इम्तहान किसी तरह से ना हो सके, और इसमें कुछ बोर्ड के अंदर भी लोग मुलविस थे। जी बिल्कुल, इसमें अंदर बाहर सब जगह से लोग मुलविस थे, और उनकी कोशिश ये थी कि ये चेयरमैन साहब कामयाब ना हो सके, पहले इम्तहान इनका फेल हो जाए तो इनकी छुट्टी हो जाएगी यहाँ से, और फिर हमारा वही सिलसिला चलता रहेगा। तो इम्तहानात में बहुत ज़बरदस्त मतलब जो है ना कोशिश की गई इम्तहानात को नाकाम कराने की। यहाँ तक भी कोशिश की गई कि जी मशीनें ख़राब कर दी जाएँ ताकि पेपर ही प्रिंट ना हो सके, और भी इसके अलावा बहुत सारी कोशिश की गई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे CM साहब को भी थी, ऊपर लोगों तक तो थी। मैं ख़ुद काफ़ी मीटिंग्स में शरीक भी रहा CM हाउस में, और वहाँ से मुझे पूरी सपोर्ट मिली, और इसके बाद हमने ये इम्तहान इंतहाई कामयाबी के साथ कराया, और जो लोग ये सोच रहे थे कि ये इम्तहान नहीं हो सकेगा तो वो नाकाम हो गई। ये पहली हमारी फ़ाइट थी माफिया के 2017 वाली 2017 एनुअल एग्ज़ामिनेशन। इम्तहानात के बाद फिर दूसरा मरहला शुरू होता है, वो इम्तहानी कापियों का होता है, उनकी असेसमेंट होती है। उसके दौरान मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, लोग अप्रोच करते हैं मुख्तलिफ़ लोगों को असेसमेंट करने के लिए। असेसमेंट के दौरान मतलब, और हमने फिर अपने बोर्ड में बहुत ज़्यादा सख्त इंतज़ामात किए। हमारे बोर्ड से एक कॉपी भी जो है ना इम्तहान से बाहर नहीं जा सकी। ये बाकायदा जो हमारे चेकिंग का निज़ाम इतना सख्त था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक कॉपी भी बाहर चली जाए गैर कानूनी तौर पे। लीगली तो फिर हम असेसमेंट के लिए निकालते हैं, और इसका नतीजा ये हुआ कि जब हमारे रिज़ल्ट आना शुरू हुए इन सब के बाद, तो रिज़ल्ट 40% हो गए। जो इम्तहानात के रिज़ल्ट पहले बहुत ज़्यादा हाई हुआ करते थे वो 40% हो गए। तो बड़ा शोर मचा लोगों में, बच्चे यानी कि नताइज असली आए। असली नताइज आए। और वो बच्चे आ गए जी, बोर्ड के बाहर मुजाहरा कर रहे हैं, प्रेस क्लब पे मुजाहरा कर रहे हैं, कहीं हत्ता के लोग कि जी ये तो
ये तो बड़ा जुल्म हो गया, ये तो बहुत बच्चों को फेल कर दिया। बच्चों को फेल कर दिया। तो भाई मैंने कहा कि बच्चे देखें, मैं तो कॉपीज़ चेक नहीं करता, इम्तहान टीचर्स लेते हैं, कॉलेज टीचर्स लेते हैं, और कॉपियाँ भी वही चेक करते हैं, जो रिज़ल्ट है आपके सामने हमने रख दिया है, मैंने तो किसी को फेल नहीं किया। बहरहाल 2017 का इम्तहान हुआ, इसके बाद लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये एक सख्त मुकाबला है, जेन्युइन। और अच्छा मज़े की बात ये है कि आप इस चीज़ को समझते हो, आपका रिज़ल्ट जो आया मतलब वो जेन्युइन आया। जी, और अब अगर आप देखें कि 90% रिजल्ट कर दें, 10% बच्चे फेल हो जाए, दो बड़े खुश होंगे, वो बड़ी तारीफ़ें होंगी बोर्ड की। भाई वो बोर्ड का कमाल थोड़ी है, वो तो बच्चे ही पढ़ने वाले थे। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि रिज़ल्ट हमारा कम आया, हाँ, मगर ये जो NED के टेस्ट थे या दूसरे मेडिकल के टेस्ट थे ना, उसमें हमारा बच्चों का कामयाबी का तनासब ज़्यादा था, वो बढ़ गया क्योंकि जेन्युइन जी थे। तो अब NED की आपने देखा, हमारे वो दोस्त हैं एक्सप्रेस में सफदर रिजवी साहब, वो अक्सर इसको रिपोर्ट करते हैं, हमेशा पहली रिपोर्टिंग उनकी होती है कि इतने लोगों ने टेस्ट दिया और इतने फेल हो गए। तो वो होता ये है कि जिसने अपनी मर्जी का ग्रेड लाया था तो वो वहाँ अटक गया, क्योंकि वहाँ NED ने वो ब्रेक लगा दिया। बिल्कुल, ये ज़बरदस्त था आपका पॉइंट था। तो ये इस तरह से असेसमेंट वाला मरहला भी आपने कामयाबी से गुजारा, बिल्कुल कामयाब से गुजारा जी। तो फिर रिजल्ट भी आ गया, फिर रिजल्ट आ गया 2000, फिर हमने इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया, ज़बरदस्त। तो 2018 में भी हमने यही रखा, बहुत ज़्यादा सख्ती की, और 2019 में भी यही रखा। फिर 2020 में कोविड की वजह से हमें फिर वो बच्चों को पास करना पड़ा था। ज़बरदस्त हो गया, यानी कि वो फिर एक सिलसिला बना। तो मतलब आप ये बताएं कि जब आपने इतना माफियाज की दुम पे पाँव रखा, तो कहीं से कोई प्रेशर वगैरह आया हो, कुछ धमकी मिली हो? जी बिल्कुल, आप थोड़ा खौफजदा हुए हो? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये कैसा था जी? इसके बाद जब ये सब कुछ हो गया और लोगों ने देखा कि अब यहाँ काम कराना बहुत मुश्किल हो गया, तो 2 तरह के प्रेशर आते हैं। एक तो धमकियाँ मिलती हैं आपको, जी हाँ, धमकियाँ मिलने के बाद मैंने फिर अपनी रेजिडेंस शिफ्ट की निस्बतन महफूज जगह पर। और इसके बाद दूसरा प्रेशर होता है कि जो बाज़ लोग जो अच्छी पोस्टों पर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी पोस्टों पर होते हैं, वो प्रेशराइज़ करते हैं, यहाँ तक भी धमकियाँ देते हैं कि जी हम आपको गिरफ़्तार कर लेंगे, हम आपको ये कर लेंगे, हम आपको वो कर लेंगे। तो बस मैंने तो सोच लिया था कि जो करना है आपको कर लें, हम गलत काम नहीं होगा। मैं अपनी मतलब मुलाजमत के पीक पे जा करके मैं कोई ऐसा दाग नहीं लेना चाह रहा हूँ। और दूसरा ये होता है कि देखें, अगर आपने एक बच्चे को भी अगर पास कर दिया किसी सिफारिश पर, ये तो फिर बाकी दरवाज़ा खुल जाता है। आपने बिल्कुल एक ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं देनी है किसी को भी। और फिर एक बच्चे को अगर आपने पास किया तो आपके पास अगर 3.5 लाख बच्चे हैं, तो आपने उन सब का हक मारा है, उन सब का हक मार दिया एक बच्चे की वजह से। तो ये जिस चीज़ को लोग नहीं समझते, यहाँ तो चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन ये फिर भुगतना नस्ल को पड़ता है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। तो आप ये बताएंगे, अगर एक अफसर चाहे कि वो धंधे में मुलव्वस ना हो, वो इस सिफारशी कल्चर में ना आए, तो ऊपर वाले सपोर्ट करते हैं? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे सपोर्ट मिली थी, सपोर्ट मिली थी। मतलब ये कहा जा सकता है कि अफसर जिस तरह का हो, जी, उस तरह की उसको सपोर्ट पीछे से मिल सकती है। हाँ, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप करना चाहते हैं, और अगलों को पता है 2 ही रास्ते होंगे आपके लिए, क्लियर है, 2 ही रास्ते होंगे, या तो आपको हटा दिया जाएगा वहाँ से, या फिर आपको सपोर्ट किया जाएगा। ज़बरदस्त ये चीज़ तो हुई। और दूसरा ये बताएं कि कभी ये चीज़ें इधर धड़ाधड़ खबरें आपके ख़िलाफ़ चलती हैं और कहा जाता है जी पेपर लीक हो गया, आप इंतज़ामी तौर पर फेल हो गए, तो आप अगर ये सारी सूरत हाल किसी बड़े इजलास की बताएं कि जैसे आप बैठे हों और ये सारे इल्ज़ामात आ रहे हों, तो उन्होंने मतलब ऊपर खुदा को पता है कि आप सच बोल रहे हैं, सारा कुछ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो बज़ाहिर गवाहियाँ थी वो आपके अगेंस्ट थी, मीडिया आपके अगेंस्ट था, वहाँ ऑफिसर्स आपके ख़िलाफ़ बात कर रहे हों, तो कैसे फिर वो हुआ कि किसी ने अफसर ने कहा नहीं जी ये आप ये ठीक बोल रहे हैं, ऐसे नहीं वैसे हुआ? देखिए 2017 में गालिबन 16 में मेरा ख्याल है CTD को ये इंक्वायरी दी थी, जिसमें इंक्वायरी दी गई थी पेपर लीक होने वाली, पेपर लीक और उसका बैकग्राउंड भी नाज़रीन ये था कि कराची में पेपर आउट होते थे, और ज़ाहिर है कराची एक मेगा सिटी है, तो इसकी छोटी सी खबर भी पूरे पाकिस्तान में बड़ी खबर के तौर पर फ्लैश होती है। तो राना सनाउल्लाह ने एक बयान जारी किया था कि अगर गवर्नमेंट सिंध जो है वो पेपर मुनक्किद नहीं करवा सकती, उनके यहाँ नकल होती है, तो हम पंजाब से भेजते हैं। तो ये ज़ाहिर है सूबे के लिए और ख़ुद हम जो यहाँ पे रहते हैं, हम सब को हर्ट किया था इस बयान ने, तो उस पर फिर सीरियस किस्म का एक्शन लिया गया था। बिल्कुल अजमत साहब, देखिए इसमें जो है ना
इंतहाई माजरत के साथ मैं कहूँगा कि इसमें मीडिया के लोग, कुछ लोग इन्वॉल्व थे। जाहिर है सब लोग हर जगह अच्छे नहीं होते। जी जी। उन्होंने एक बड़ी मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई थी पेपर आउट होने के हवाले से। देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे बोर्ड का जो पेपर प्रिंटिंग का निज़ाम है ना, वो कुछ ऐसा है कि हम रात में पेपर बनाते हैं, सुबह ये प्रिंट होता है, तकरीबन 2:30-3 बजे तक प्रिंटिंग हो जाती है हमारी कंप्लीट। 2:30-3 बजे तक जो लोग प्रिंटिंग के काम में इन्वॉल्व होते हैं या जो भी वहाँ पे लोग होते हैं, उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं होती सुबह 9 बजे तक। ज़बरदस्त। वो वहीं अंदर ही होते हैं, वहीं नाश्ता करते हैं, वहीं सोते हैं। इसके बाद पेपर, उनके पास मोबाइल फ़ोन भी कुछ भी नहीं होता उनके पास। इसके बाद सुबह जब ये पेपर एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स पे भेजा जाता है, तकरीबन अगर जैसे 8:30 बजे पेपर हमारा 9:30 होता था, तो 8:30 बजे हम पेपर्स वहाँ से बोर्ड से निकाल देते थे और वो 9 बजे तक डिलीवर हो जाता था कॉलेजों में। तो वहाँ से ये कहीं लीक हो, आजकल व्हाट्सएप का दौर है, आपको पता है, एक मिनट चीज़ सामने आ जाती है। चीज़ सामने। अच्छा, ये इतना बड़ा इशू नहीं था। उसकी वजह ये है कि जो बच्चे इम्तहान दे रहे होते हैं वो 9 बजे तक अपने सेंटर्स में आके बैठ चुके होते हैं। तो जो इसके बेनिफिशरीज थे वो तो उनको तो कोई फ़ायदा, बस उन्होंने एक इशू बनाया। मीडिया और एक हो सकता है, उसके अलावा पेपर लीक हम भी ज़ाहिर है उस दौर में भी कवर करते रहे, और हम भी ये कह सकते हैं कि जब पेपर आ गया सेंटर में तो उसमें बोर्ड की जिम्मेदारी ऐसा ख़त्म हो चुकी है। वो अब नहीं, मतलब बोर्ड के मतलब जो लीक आउट होने के चांसेस बढ़ चुके हैं अब बढ़ चुके हैं। अब लेकिन अब उसमें क्लियरली हो जाएगा कि ये वाला पैकेट जो वक्त से पहले खोल दिया गया है, ये फलां बंदे के पास था। जी जी जी। अब जिम्मेदार डायरेक्ट वो हो सकता है उसमें। तो ये मतलब जो है ना, ये अच्छा, दूसरा ये था कि CTD ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की हमारे CM साहब को, उन्होंने ये बताया कि ये एक तो जो पेपर लीकेज का जो ड्रामा है, इसमें अक्सर पेपर जो है ना वो पिछले दिन के होते हैं, मतलब एक दिन पहले के होते हैं। वो ज़ाहिर टीवी पे चल रहा होता है, क्लियरली नज़र नहीं आता, लेकिन खबर फैल चुकी है। दूसरा, वो जो न्यूज़ चला रहे होते हैं कि जी ये नकल हो रही है, वो उन्होंने बताया ये भी पिछले सालों की है। बाकायदा उन्होंने सबूत के साथ अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अच्छा। हाँ, मतलब एक्चुअली सूरत हाल ऐसी नहीं थी। और मैं कहता हूँ कि हमारे जो यहाँ पे इम्तहानात हो रहे थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हालात में हो रहे थे। लेकिन एक चीज़ तो होगी ना, नकल तो होती होगी ना। देखें, अब 130 सेंटर हैं, 150 सेंटर हैं, 1-2 सेंटरों में अगर कोई गड़बड़ हो भी रही है, हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे कराची में हो रही है नकल। बाज़ यहाँ पे आप देखें ऐसे कॉलेज हैं कि बच्चा हिल नहीं सकता वहाँ पे नकल करने के लिए। तो एक चीज़ ये होती है कि मतलब मीडिया को तो साथ लेकर के विज़िट कराया जाता है हमेशा, तो आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं इसके खिलाफ था ना, मीडिया के खिलाफ था मैं। हाँ। देखें, हमारे मीडिया के खिलाफ मतलब एज़ उनको एग्जामिनेशन सेंटर्स में जाने। जी जी। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो इम्तहान हो रहा होता है ना, उसमें बोर्ड के मुलाजमीन तो ड्यूटी नहीं कर रहे होते, उसमें एक एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा इन्वॉल्व होता है। उसमें कॉलेज प्रोफेसर्स होते हैं, 19 ग्रेड के, 20 ग्रेड के प्रिंसिपल्स होते हैं, उन्हीं की विजिलेंस टीम्स होती है, तो वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है। मीडिया का काम नहीं है कि वो जाके हमारे एग्जामिनेशन सेंटर को विजिट करे। दूसरा एक इशू ये आता है कि जब बच्चा इम्तहान, मीडिया ये तो दिखा सकता है ना कि ये पेपर हो रहा है, बैठे हुए ये बच्चे पेपर हल कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, इस तरह से मतलब वो कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन किसी एक बच्चे को क्लियर जाके या उससे बोलना बड़ा खड़े हो जाओ, नकल तो नहीं है तुम्हारे पास, ये नहीं। एक और चीज़ है ना, देखें ना, बच्चों के इम्तहान भी होते हैं ना, जाहिर है आप उनको फोकस कर रहे हैं बच्चों को और उनको टीवी पे दिखा रहे हैं आप, ये गैर अखलाकी, बिल्कुल ऐसे ही वो हो सकता है। आप बच्चों को भी नहीं दिखा सकते, लड़कों को भी नहीं दिखा सकते। दूसरा एक बड़ा इश्यू होता है कि बच्चा जब इम्तहान में जाता है ना, देखें आप सबके बच्चे हैं, हमारे भी हैं, वो टेंशन में होता है। वो जब उसके हाथ में पेपर आ जाए वो टेंशन में होता है। अब उसी दौरान अगर आपके 10-15 आदमी आ गए कैमरा लेके, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो भी गई। और फिर ये कहाँ होता है बताइए मुझे, मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में कहाँ होता है इस तरह से। ये अच्छा नहीं है, ये तो कहीं नहीं दिखा, हमने तो कहीं नहीं देखा। CCTV लगे होते हैं, उससे निगरानी करते हैं बस। और दूसरा दायरा है, वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो वहाँ पे ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। तो अब मैं कहता हूँ मीडिया बिल्कुल, अगर कोई ख़राबियाँ हैं तो वो दिखाए, अगर वो बाहर से दिखाए ना, अंदर तो हमारे प्रोफेसर्स बैठे हैं, वो विजिलेंस, यानी आपने जो 20 ग्रेड का एक प्रोफेसर है, ये सारे उन पे आपने अदम एतमाद कर दिया। और फिर वैसे भी शाम को रिपोर्ट आ जानी है जी कि इतने आज नकल के केसेस पकड़े, इतने ये बना सारा सिलसिला, वो भी होता है। बिल्कुल अनएथिकल, आपकी इस बात से एग्री करते हैं। दूसरा ये बताएं कि मजमूई तौर पर आपने बोर्ड में जाके बायोमेट्रिक का सिस्टम किया,
आपने बहुत सारी चीज़ें की, निजी कंपनीज़ के साथ आपने MOU करके जल्द अज जल्द चीज़ें डिलीवर करने का किया। तो आपके जाने के बाद फिर थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई, तो जी मतलब आपको ये देख करके सुन करके कोई दुख अफसोस होता हो? हाँ, नहीं मुझे दुख तो हुआ, मगर मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं अब ये बताऊं कि मैंने क्या अचीवमेंट किए, मैं चंद ख़ास बातें आपको बताना चाहता हूँ। जी। देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी कि जब बोर्ड के अंदर दूसरे इदारों से सर्टिफिकेट वेरीफाई होने के लिए आते थे, ठीक है, तो हमारे बोर्ड में क्या होता था कि एक स्टैंप होती थी, वो उस पर लगाई जाती थी और क्या आता था जी वेरीफाइड, और वो डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता था। अनफॉर्चुनेटली वो वेरीफाइड वाली लाल रंग की एक मोहर होती थी, वो लोगों ने बनवाई हुई थी, तो हमें तो पता भी नहीं चलता था कि किसकी डिग्री सर्टिफिकेट वेरीफाई हो गया, किसका नहीं, कुछ नहीं पता होता था, सब ऐसे ही चल रहा था। और कभी ऐसे केस भी आए कि कोई वेरीफाइड हुई आप चीज़ आपके पास फिर आ गई हो? बिल्कुल आए ऐसे, बिल्कुल आए ऐसे। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने टिकट्स बनवाए सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से, छोटे टिकट होते हैं, अगर आपने शायद देखे होंगे। जी। तो वो हम जब मार्कशीट या सर्टिफिकेट को वेरीफाई करते हैं तो उस टिकट पे एक सीरियल नंबर भी लगा होता है, हम वो टिकट लगाते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, और फिर उस सीरियल नंबर का रिकॉर्ड हम अपने पास रखते हैं कि इस बच्चे का ये नाम है, इस पे इस सीरियल नंबर के तहत इसको वो पूरा रिकॉर्ड होता है। तो वो सिलसिला फिर मार्कशीट की वेरिफिकेशन का, सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन का ख़त्म हो गया। दूसरा बड़ा जो हमारा जो मैंने स्टेप लिया था पहला, हमारी मार्कशीट सादा कागज़ पे प्रिंट होती थी, तो वो जो प्रिंटर थे ना वो मार्केट में फैलाई हुई थी, कोई भी प्रिंट कर सकता था मार्कशीट। तो हमने सबसे पहले जो है ना वो सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन से पेपर लिया, और उस पेपर पे जब हमने मार्कशीट प्रिंट की तो फिर तो माफिया का समझें कि चीखें निकल गई। अच्छा, एक और चीज़ मैंने की यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अच्छा, लोगों को पता नहीं होता, वो उनको झूठी मार्कशीट पकड़ा देते थे। हमारे बोर्ड में रिकॉर्ड में कुछ और नंबर होते थे, उनको कुछ और मिली हुई होती थी, वो खुश हो जाते थे। हमने एक मोबाइल ऐप बनवाई अपनी बोर्ड की। अच्छा, उस मोबाइल अभी भी है, वो अभी भी बच्चे उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उस मोबाइल ऐप पे आप अपना रोल नंबर डालें और अपना ग्रुप वगैरह डालें, आपके मार्क्स डिटेल में आ जाते थे। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि जो मार्कशीट आपने ली है वो असली है, गलत है या असली या गलत है। ज़ाहिर है ऑफिशियल वो आपके ऑफिशियली बिल्कुल आ जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें थी कि जिससे जो है ना ये बहुत जो जालसाजी करते थे लोग, उनको बहुत ज़्यादा इससे परेशानी। तो फिर आपने साथ में बोर्ड के अंदर भी इस्लाहात की कोशिश की, जैसा कि आपने बायोमेट्रिक का सिस्टम हमने देखा, आपने बिल्कुल बायोमेट्रिक हमने कर दिया, तो वो सीधा गोश्त मुलाज़मीन की दुम पे पाँव था। और इसमें देखें हमने काफ़ी सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, मुझे दुख होता है मगर हमने उनको निकाल दिया नौकरियों से, जो नहीं आते थे। अच्छा, बिल्कुल, इसमें उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, जो नहीं आ रहे थे उनको उनकी जॉब से टर्मिनेट किया। ज़ाहिर बनता भी था टर्मिनेट करना, और वो काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे थे, काफ़ी सालों से नहीं आ रहे। मौका दिया गया उनको, मौका दिया गया, पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया गया, और उसके बाद उनको जॉब से हमने फारिग कर दिया। आपको ये भी शायद इत्तला मिली होगी कि आपके बाद जो है वो कहते हैं ना, तेरे बाद बायोमेट्रिक क़यामतें गुजर गई, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गया वो सारा सिलसिला। तो खैर अभी के चेयरमैन साहब ने दोबारा से ये इनिशिएटिव लिए हैं, जो मैंने इंटरव्यू किया है, शायद आपने सुना हो, तो वो अच्छे स्टेप ले रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी वेरिफिकेशन का इन्होंने ये भी कर दिया कि ये गोश्त मुलाज़मीन वाला ये। अच्छा, एक और हमने बड़ा काम किया, अगर आप थोड़ा सा वक्त हो तो मैं बता। जी बिल्कुल, आप इजीली पूरी बात कर सकते हैं। देखिए, जब मैं आया ना वहाँ पे, तो फ़र्ज़ करें आपने एक एनरोलमेंट फॉर्म भरना है या एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। अब आपको क्या करना होगा, पहले आपको बोर्ड ऑफिस जाना होगा। ठीक है, उस ज़माने में 35 रुपीज़ बोर्ड के फॉर्म की प्राइस होती थी, और 4 सफ़ों का एक एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर्म होता था, और उसमें आपने 10 जगह तो वालिद का नाम लिखना होता था, 10 जगह अपना नाम लिखना। आपने अगर ये किया हो ऐसे बिल्कुल होता है, वो छोटी भी साइज़ का वो साथ में होता है, फिर बड़े साइज़ का। अच्छा, फिर वो फॉर्म लेके आप जाएँ बैंक काउंटर पे, वहाँ जमा कराएं फ़ीस वगैरह। अच्छा, बैंक काउंटर पे जब जाते थे तो वहाँ बड़ी लंबी लाइनें लगी होती थी। अच्छा, वहाँ लोग खड़े होते थे बीच वाले ना, वो कहते थे जी हमें पैसे दो, हम अभी आपको 10 मिनट में करा के ला देते हैं। हमने क्या किया, बल्कि मैं कहूँगा मेरी पूरी टीम थी जिन्होंने मेरे साथ काम आपके साथ उन्होंने, हमने तमाम फॉर्म्स को सिंगल पेज पे कन्वर्ट किया। ज़बरदस्त, सिंगल पेज, और उन तमाम फॉर्म्स को अपनी बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। अब अगर आपको कोई भी फॉर्म चाहिए, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से डाउनलोड करें, घर पे ही प्रिंट कर लें, उसको भर लें, आप भर के आगे जमा करवाएं, टाइम से बच गए आपके, पैसे बच गए आपके। दूसरा, बैंक का हमने ये किया
कि अब हमारे साथ UBL के साथ कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, तो हमने उनसे एक वो यूनिवर्सल नंबर लिया है। अब आप बैंक हमारे बोर्ड की फ़ीस ना सिर्फ कराची बल्कि कहीं भी आप जमा करा दें, किसी भी ब्रांच में जमा करा दें, वो एक्सेप्टेबल थी हमारे लिए। जाहिर है। तो जब आपके पास वो वहाँ पे डिटेक्ट हो जाती थी कि इसने ये बंदे ने जमा करवाया, हाँ वो एक प्रोसेस था, वो सब हमारे पास आ जाता था। ज़बरदस्त। तो मतलब ये कि बोर्ड में आपको लाइन में लग के फॉर्म लेने की ज़रूरत ख़त्म हो गई। पूरा दिन ज़ाया होता था बच्चों का, एक दिन फॉर्म लेने में, फ़ीस जमा कराने में, इसके बाद फिर दोबारा उन्हें आना पड़ता था। अब आप घर बैठे फॉर्म भी ले लें, आप फ़ी वाउचर भी प्रिंट कर लें अपना, और उस फॉर्म्स के साथ हिदायत भी लिखी हुई है पीछे कि आपने करना क्या है इसमें, और क्या क्या चीज़ें लगा। अब तो और साल कर दिया है, और ये तकरीबन 50 फॉर्म्स थे जो हमने अभी अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये चीज़ें, ये मतलब इससे क्या है कि बच्चों को आसानियाँ पैदा हुई, ज़ाहिर है। और अभी जैसे वो हमारे नए चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि मैं ऑनलाइन कराना चाहता हूँ, उनके लिए भी आसानियाँ होंगी, वो सारा चीज़ें मौजूद हैं, बेस मौजूद है। अब उससे एक स्टेप वो और आगे चले गए। पुराने वाले फॉर्म को कंप्यूटराइज नहीं करा सकते थे, अब जो नया फॉर्म है वो डिज़ाइन इस तरह से किया गया कि वो हो सकता है, ज़बरदस्त हो सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें थी जिनसे बच्चों को बहुत। अच्छा, ये बताइएगा, कभी आप किसी जगह गए हों, किसी ख़ानदान के किसी फंक्शन में या कहीं दोस्तों की महफिल में बैठे हुए हों और इंटर बोर्ड का जिक्र छिड़ गया हो और नकल की और पेपर लीक की और पैसे दे के पास कराने की बात हुई हो, तो मतलब उस वक्त आपका कैसा कि आपने उनको कहा जी नहीं, ये मेरा एरा जो था उसमें ऐसे नहीं था, ऐसे था? नहीं, तो एक तो देखिए लोग मैं यहाँ कराची में डायरेक्टर भी रहा ना। जी, आप तो मुझे सब लोग जानते थे और उन्हें पता था कि मैं किस तरह काम करता हूँ। तो ये इन मीडिया रिपोर्ट्स की या इस तरह की खबरों का उन्हें पता था कि सब कोई इसकी अहमियत नहीं देंगी। तो कराची के जितने भी कॉलेजेस हैं 130 के करीब हैं या ज़्यादा हो गए, इनका मतलब इनके डायरेक्टर है आप कराची? जी बिल्कुल। मैं और आपको तजर्बा है कराची के कॉलेजेस का? बिल्कुल है। तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि CM साहब कॉलेज में गए और खुद डायरेक्ट बराह रास्त उन्होंने उनको DG साहब को, डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस को हटा दिया। तो मतलब जिस चीज़ पे हटाया गया वो कोई बात समझ नहीं आती। अब सफाई से डायरेक्टर जनरल का कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर आपने हटाना है तो फिर आप RD का मामला जाएगा। तो ये बताइएगा कि ये बजट की क्या सूरत हाल है कॉलेज में, सफाई सुथराई का निज़ाम ये किसके हाथ में है? देखें इसमें मतलब बहुत तवील, बहुत मतलब बड़ी बहस हो सकती है। ज़ाहिर थोड़ा सा मुख्तसर से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले क्या होता था, हम लोग जो फ़ीस लेते थे ना उसमें स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड लिया करते थे बच्चों से। उस ज़माने में हम शायद 500 रुपये लेते थे या सब, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ये फॉर्म में ले लेते थे एडमिशन के प्लस गवर्नमेंट फ़ीस, दो फ़ीसें लिया करते थे, एक गवर्नमेंट फ़ी और एक स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड। शुरू में 700 रुपये लेते थे, फिर उसको कम करके शायद 500 किया गया, फिर 350 पे गालिबन उसको ले आए और फिर आखिर में बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। अच्छा, वो ये बंद तब किया गया जब ये बिल्कुल फ्री कर दी फ्री एजुकेशन गई। तो उसमें क्या होता था, उस वेलफेयर फंड से हम दो काम करते थे हमारे कॉलेजेस के अंदर। अगर किसी कॉलेज में टीचर्स की कमी है तो हम कोऑपरेटिव टीचर्स रख लेते थे, उनको पेमेंट कर दिया करते थे उन्हीं पैसों से। तो उसका एक फ़ायदा ये होता था कि जो नए बच्चे जिन्होंने अभी मास्टर किया होता है उनको तजर्बा नहीं होता, एक तो वो कॉलेजों में आके तजर्बा भी हासिल कर लेते थे, और दूसरा जो बच्चे पढ़ने वाले होते थे उनकी भी वो ज़रूरत पूरी हो जाती थी। दूसरा, उसी पैसों से स्वीपर भी अपॉइंटमेंट कर लिया करते थे, चौकीदार भी अपॉइंटमेंट कर लिया कर लेते, डेली वेजेस पे उनको। मगर बाद में जब ये पैसे ही बंद कर दिए गए तो फिर अब प्रिंसिपल्स के पास कोई पैसे नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है कि वो एक छोटे से घर की मेंटेनेंस के लिए आपको हज़ारों रुपए चाहिए। इतनी बड़ी कॉलेज की बिल्डिंग होती है, कभी पंखे ख़राब हो रहे हैं, कभी पानी की मोटर ख़राब, आपके पास बजट कहाँ है? अच्छा, जो बजट मिलता है उसका तरीक़ाकार इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो बहुत मुश्किल होता है उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना। तो बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त। हम ये फ्री एजुकेशन तो कर दी है, मगर दूसरी तरफ ये मामलात ख़राब हो गए और कॉलेजों में मेंटेनेंस के लिए कोई पैसा नहीं है, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है, बिल्कुल हो रही है इसमें। और बिल्कुल ये अभी जैसे आप देखें ना, बोर्ड्स के अंदर फ्री किया गया है ना, तो ये बोर्ड के मसाइल भी बहुत ज़्यादा पैदा बढ़ गए हैं। ज़ाहिर है उनको बजट पहले बोर्ड फंड्स ही नहीं मिल रहे हैं उनको, और वो आहिस्ता आहिस्ता भी बोर्ड जो है वो क्या कहते हैं, दिवालियापन की तरफ जा रहे हैं, उधर दिवालिया हो जाएंगे ये जिस ये सूरत है। बिल्कुल। अच्छा, तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप
जब रीजनल डायरेक्टर रहे यहाँ पे कॉलेजेस का सेटअप आपने देखा, तो ये तीनों चीज़ों को मिला लेते हैं। जी जी। बोर्ड की जिम्मेदारी, और फिर आप कराची के सारे कॉलेजेस को देखना, फिर ख़ुद आपकी तदरीस। जी जी। आप ज़ाहिर फिज़िक्स में आपने मास्टर किया है, तो ये वाली जो सूरत हाल है, तदरीस भी करते रहे, फिर इन जगहों पे आए, सबसे अच्छा एरा कौन सा लगा? देखें, जो सबसे ज़्यादा तो टीचिंग तो बड़ा पुरअमन पेशा है ना। ज़बरदस्त। आप आराम से सुबह जाएं, कॉलेज पढ़ाएं बच्चों को, शाम को घर आ जाएं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है आपके ऊपर। मगर ये डायरेक्टर की पोस्ट या चेयरमैन की पोस्ट, यहाँ बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं और गलती की गुंजाइश नहीं होती है। यहाँ पर आपको सोच समझ के सारे काम करने होते हैं। ज़ाहिर है। तो बहरहाल पोस्टें तो हकीकत में देखा जाए तो यही थी जहाँ हमने फाइटिंग की, लड़े, माफिया से लड़े, तो मज़ा तो इसी में आता है। ज़बरदस्त। तो आप चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड रहे, आपकी जो बरादरी थी, मतलब बरादरी से मुराद के जो आपके कोलीग्स थे माजी में, तो कभी वो कोई ख्वाहिश लेकर के आए हो और आपने पानी फेर दिया हो? नहीं हो सकता, नहीं, या आते ही नहीं? टीचर्स तो बहुत कम है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, टीचर नहीं होते, मतलब कोई दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के आते रहे। अच्छा, कभी ऐसे लगा कि एक शख्स कहीं से आ गया और वो उसके जहन में माजी का नक्शा था, और वो आया, जी चेयरमैन साहब ये मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, सर मेरे लायक को खिदमत हो, तो जाते हुए उसने अपना काम रखा और आपने एकदम से कहा जी नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता? बिल्कुल, ये ऐसा तो ऐसा होता रहा, बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा, लोग आते थे, अपनी पोजीशन बताते थे कि जी मेरी ये पोजीशन है, कोई काम हो हमारे लिए हम हाजिर हैं करने को, मगर ये आप हमारा ये ज़रा इसको देख लीजिए, देख लीजिएगा, देख लीजिए। तो आपने उधर ही अच्छा, वो आते ही पता है क्या कहते हैं, बच्चे ने पेपर तो बहुत अच्छे किए थे, हाँ, मगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए। यानी डायरेक्ट हम तो हम यही कहते हैं कि भाई मैंने थोड़ी पेपर चेक किए या बोर्ड के कोई एम्प्लॉइज़ ने थोड़ी चेक किया, ये तो कॉलेज प्रोफेसर चेक करते हैं, और वो जो करते हैं अच्छा उसमें बहुत हद तक सही पेपर चेक होते हैं, कोई इक्का दुक्का गलतियाँ होती हैं, ज़ाहिर है, छोटी मोटी, वो हम स्क्रूटनी में नहीं सही कर देते हैं, तो ऐसे तो बहुत प्रेशर आता है। ऐसे ही ज़ाहिर है। तो सर लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर है आप रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, आपने सारी चीज़ें बताई, तो ये बताइएगा कि मैंने किसी जगह पढ़ा था कि अगर आपने कभी मशवरा करना हो, मशवरा तो वैसे भी करना चाहिए कि हुजूर की सुन्नत है और हदीस में हुक्म भी दिया गया कोई काम करने से पहले मशवरा कर लें, लेकिन उस दिन मैंने एक चीज़ कहीं पढ़ी थी कि अगर आपने मशवरा करना है तो आप अहले इल्म से करने के बजाय तजर्बाकार आदमी से मशवरा करें कि वो आपको अपने तजर्बे की रोशनी में मशवरा दे रहा होगा। तो आपका इतना तजर्बा है, तो आप नहीं समझते हैं कि इस तजर्बे को आपको नोट करके अपनी आने वाली नस्ल को देना चाहिए, आने वाले लोगों को देना चाहिए? मैं इसमें यही कहूँगा आखिर में, देखें कि एक तो आप ऑनेस्टली वर्क करें सारा, जी, और कोई किसी का नहीं होता, किसी को ओबलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भले कितनी भी बड़ी पोस्ट पे बैठा हो, अगर आप सही हैं, हक पर हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी है कि अगर आप खुद ही अगर वो सही नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये तजर्बे वाली जो बात मैंने कही, तो एक तो आपने उनको पैगाम दिया लोगों को, भाई तजर्बा शेयर किया, लेकिन अगर आप इसको इन रिटर्न में अपनी चीज़ों को, यादाश्तों को, ताकि वो आने वाले लोग मोटिवेट हों कि आपने कैसे इब्तिला का दौर गुजारा, कितने सख्त, बहुत पे करें, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन होगा आने वाले लोगों के लिए, क्योंकि हम जो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यार एक शख्स ने एक अहम पोस्ट पे सरवाइव किया तो कितना मुश्किल था, ये उसको केस कितना चैलेंजेबल लगा, तो आप इस तरह से अगर अपनी लिखें तो बड़ा ज़बरदस्त ये है। नहीं, आपका बिल्कुल मैं इस पर कंसिडर करूँगा इसको। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया और हालात आज़रा पे और एजुकेशन पे जो चल रहा है नाज़रीन, उस पर आपको चेयरमैन साहब ने बताया कि किस तरह इन्होंने बोर्ड में अपने 4 साल परफॉर्म किए। हम एजुकेशन रिपोर्टर की हैसियत से इनको बहुत करीब से हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि इनकी किरदार कुशी होती रही, और जो चीज़ इन्होंने नहीं की, इनको इल्म भी नहीं था, इनके बोर्ड के बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं था, वो भी इनके सर पर डाल दी गई, और फिर इनको सामना करना होता था बड़ी बड़े महफिल में, बड़ी मीटिंग्स में, बड़े इजलास में, और वहाँ भी इनके सामने जी कुछ लोग खड़े हो जाते थे कि ये हुआ, और फिर वो उसी वक्त दैन एंड देयर अल्लाह ताला की फजल करम से वो सुरखरू होते रहे। तो ये सारी चीज़ें आपने इनसे सुनी हैं। आपका इस हवाले से किसी का कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, या कोई तजर्बा हो, तो उस पर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में उसको ज़रूर कंसीडर करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।